हाँ, हम अक्सर ना इतिहास को तारीखों की एक सीधी लाइन मान लेते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट के मामले में ये मतलब एक खतरनाक चेन रिएक्शन की तरह है। सोचिए, 7वीं सदी की एक चिंगारी और 1916 की एक गुप्त बैठक, और अचानक आज मार्केट में टमाटर और आटे की कीमत बढ़ जाती है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये घटनाएं आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हैं। आज हम जिन ऐतिहासिक लेखों और जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट्स का इस गहन चर्चा में विश्लेषण कर रहे हैं ना, उनका मकसद यही समझना है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि कैसे सदियों पुराने विवाद और वो जो औपनिवेशिक नक्शे थे, वो आज के ग्लोबल ऑयल और फूड क्राइसिस को जन्म दे रहे हैं। बिल्कुल। और हमने इन घटनाओं की तह तक जाने के लिए हर राजनीतिक नजरिए की रिपोर्ट्स को खंगाला है, ताकि एकदम असली तस्वीर सामने आ सके, बिना किसी पक्षपात के। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जो सबसे ज्यादा उलझावा लगता है, इस्लाम में सुन्नी और शिया का बंटवारा। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा धार्मिक विवाद था, लेकिन क्या सच में ऐसा है? नहीं, दिलचस्प बात यही है कि शुरुआत में ये धर्मशास्त्र का मुद्दा था ही नहीं। ये पूरी तरह से राजनीतिक उत्तराधिकार का मामला था। मतलब पैगंबर मोहम्मद के बाद अगला नेता कौन होगा, अबू बकर या अली? अच्छा। हाँ, बस इसी सवाल ने इस बंटवारे की नींव रखी। सत्ता किसके हाथ में जाएगी, असली लड़ाई तो यही थी। रुकिए, तो 1300 साल पुरानी एक राजनीतिक बहस आधुनिक युद्धों में कैसे बदल गई? बीच में ऐसा क्या हुआ जिसने इस दरार को एक खाई बना दिया? वो टर्निंग पॉइंट था 1916 का साइक्स-पिकॉट अग्रीमेंट। पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस ने बंद कमरों में ओटोमन साम्राज्य को अपने हिसाब से बांट लिया। उन्होंने वहां की जो जमीनी हकीकत थी ना, जातीय और धार्मिक समीकरण, उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अरे बाप रे, ये तो ऐसा हुआ जैसे दो अजनबी सड़क से गुजरें और बिना पूछे किसी तीसरे इंसान के घर का नक्शा बदल दें। जहां पहले से परिवार साथ रहते थे, वहां बीच में दीवारें खड़ी कर दें। एग्जैक्टली, एकदम सटीक उपमा है। और इस मनमाने बंटवारे का असर ये हुआ कि जिन विरोधी गुटों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें जबरदस्ती एक ही देश और एक ही सरकार के अधीन कर दिया गया। तो मतलब गृह युद्ध तो होना ही था। बिल्कुल। अब जब आप सदियों पुराने प्रतिद्वंदियों को एक ही सत्ता के लिए लड़ने पर मजबूर करेंगे, तो अस्थिरता तो आनी ही थी। और ये अस्थिरता सिर्फ अंदरूनी नहीं रही, 20वीं सदी में तो जैसे पूरा नक्शा ही हिल गया। हाँ, 1948 में इजराइल की स्थापना हुई और फिर 1967 का 6 डे वॉर हुआ, जहां सिनाई, गाजा और वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा हुआ। इन घटनाओं ने तो आग में घी का काम किया होगा। हाँ, उन युद्धों ने पूरे क्षेत्र का बैलेंस बदल दिया। लेकिन असली भूचाल आया 1969 की ईरानी क्रांति के बाद। इसके तुरंत बाद इराक के सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। ये युद्ध पूरे 8 साल चला। बाप रे, 8 साल? हाँ, और ये पहले विश्व युद्ध की तरह ट्रेंच वॉरफेयर में बदल गया, जहां लाखों लोगों की जान गई। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी उलझन है। क्या ये हमला शिया सुन्नी विचारधारा को लेकर नहीं था? लोग तो इसे धर्म की रक्षा कहते हैं। सतही तौर पर भले ही ऐसा लगे, लेकिन जो रिपोर्ट्स हमने देखी हैं, वो कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। सद्दाम का वो हमला किसी विचारधारा के लिए नहीं था। वो मुख्य रूप से सीमा पार के तेल संसाधनों पर कब्जा करने की एक क्रूर चाल थी। ओह, यानी फिर से वही बात, सत्ता और संसाधन। हाँ, धर्म तो बस एक मुखौटा था। और इस युद्ध की क्रूरता ने ईरान को एक बड़ा सबक सिखाया। अपनी सुरक्षा के लिए ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाना शुरू किया, जिसमें वो हमास और हिजबुल्ला और हूती जैसे गुट शामिल हैं। एकदम सही। ईरान समझ गया था कि सीधी जंग लड़ने से बेहतर है प्रॉक्सी नेटवर्क बनाए जाएं। पर एक बात बताइए, हिजबुल्ला जैसे ये नॉन स्टेट एक्टर्स इतनी बड़ी राष्ट्रीय सेनाओं से ज्यादा असरदार कैसे साबित हो रहे हैं? आम लोगों के बीच छिपकर काम करते हैं और उन्हें ईरान से सीधे हथियार और फंडिंग मिलती है। अच्छा। हाँ, और अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये गुट सिर्फ अपनी सीमाओं में नहीं लड़ते, बल्कि दुनिया के सबसे अहम व्यापारिक रास्तों को ब्लॉक कर देते हैं। यहीं से बात हम तक पहुंचती है। हमारी रिपोर्ट्स में हॉर्मुज़ चोलडमरू मध्य का बार बार जिक्र है, जहां से दुनिया का 20% पेट्रोलियम गुजरता है। अगर हम इसे ग्लोबल इकोनॉमी की मेन आर्टरी या मुख्य धमनी कहें तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर ये ब्लॉक होती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हार्ट अटैक आ सकता है। और वो हार्ट अटैक सीधे आम इंसान की जेब पर होता है,
जब भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है या हूती विद्रोही लाल सागर में जहाज़ों पर हमले करते हैं, तो वहां से गुजरने वाले कार्गो शिप्स का इंश्योरेंस बहुत महंगा हो जाता है। और ध्यान रहे, तेल का मतलब सिर्फ गाड़ियों का पेट्रोल तो है नहीं। हाँ, सही कहा। गैस और तेल का सीधा इस्तेमाल फर्टिलाइजर या उर्वरक बनाने में होता है। एकदम। जब तेल की सप्लाई में रुकावट आती है तो फर्टिलाइजर महंगा हो जाता है, किसान की लागत बढ़ती है। तो मतलब जब तक वो अनाज हमारी मंडियों तक पहुंचता है, तब तक हर चीज की कीमत आसमान छूने लगती है। बिल्कुल, यही है वो असली चेन रिएक्शन। मिडल ईस्ट के किसी अनजान इलाके में चलने वाली गोली या कोई ड्रोन हमला सीधे तौर पर आम लोगों की रोजमर्रा की महंगाई और उनके किराने के बिल को बढ़ा देता है। सच में, इससे ये साफ हो जाता है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं और हमारी थाली का खाना इन भूराजनीतिक घटनाओं से कितना गहराई से जुड़ा है। एकदम सही बात है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल जहन में आता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर विदेशी ताकतों के इन संघर्षों में उलझने का मुख्य कारण तेल की भूख है, तो क्या भविष्य में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ दुनिया का कदम मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति लाएगा, या फिर यह युद्ध खत्म नहीं होगा बल्कि केवल किसी नए संसाधन के लिए अपना रूप बदल लेगा? सोचने वाली बात है।